बच्चों ये है हमारा लेक्चर 211 और हम कर रहे थे आपके हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स की एक्सरसाइज। सो हम थे आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में पेज 137 पे। पेज 137 में हम देखेंगे लेट्स डिस्कस में है हमारे पास 5th, 6th, 7th, 8th नंबर। 5th नंबर है व्हाई डिड मिनिस्टर्स प्रोक्लेम द अचीवमेंट्स ऑफ हीरोज। मिनिस्टर्स मतलब म्यूजिशियंस, प्रोक्लेम का मतलब होता है डिक्लेयर करना। तो जो म्यूजिशियंस होते थे वो अपने म्यूजिक में हीरोज के अचीवमेंट्स को क्यों गाया करते थे या क्यों बताया करते थे। 6th, फिर 7th, फिर 8th, ठीक है। सो ये हैं और इसके बाद लेट्स डू है। सो लेट्स डू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेट्स डू हम कंप्लीटली क्रॉस करते हैं। सो हम 5th, 6th, 7th, 8th ये चारों क्वेश्चंस देखते हैं एंड वी विल राइट इट इन अवर नोटबुक। 5th नंबर है व्हाई डिड मिनिस्ट्रल प्रोक्लेम द अचीवमेंट्स ऑफ हीरोज। आंसर मिनिस्ट्रल यूज्ड टू रिसाइट पोएम्स एंड सॉन्ग्स विच डिपिक्टेड द स्टोरीज ऑफ राजपूत हीरोइक डीड्स। मतलब मिनिस्ट्रल्स क्या करते थे, म्यूजिशियंस पोएम रिसाइट करते थे, पोएम गाते थे, सॉन्ग्स गाते थे जिसमें राजपूत होते थे उनकी जो वीरता भरी कहानियां होती थी, हीरोइक डीड्स होती थी, वो उसे डेपिक्ट करते थे, उसे दर्शाते थे। बाय रिसाइटिंग सच पोएम्स एंड सॉन्ग्स दीज मिनिस्ट्रल्स इंस्पायर्ड अदर्स टू फॉलो द एग्जाम्पल्स ऑफ राजपूत। जब ये ऐसे पोएम्स और ऐसे सॉन्ग्स गाते थे तो ये जो मिनिस्ट्रल्स होते थे, ये जो लोग होते थे, इंस्पायर करते थे दूसरों को राजपूत का एग्जाम्पल फॉलो करने के लिए। मतलब ये चाहते थे कि जनता इंस्पायर हो। ऑर्डिनरी पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय दिस स्टोरीज। जो ऑर्डिनरी लोग होते थे उनको भी ये स्टोरीज अट्रैक्ट करती थी। सो मिनिस्ट्रल्स प्रोक्लेम करते थे अचीवमेंट ऑफ हीरोज। मिनिस्ट्रल्स यूज्ड टू रिसाइट पोएम्स सॉन्ग्स व्हिच डिपिक्ट द stories of Rajputs heroic deeds. By reciting such poems and songs, these ministers inspired others to follow examples of Rajputs. Ordinary people were also attracted by these stories. Question 6. Why do we know much more about cultural practices of rulers than about those of ordinary people? So हमें क्यों रूलर्स की कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में ज़्यादा पता है देन अबाउट दोस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। देखो आज जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें जो है रूलर्स, जो राजा महाराजाओं के कल्चर के बारे में ज़्यादा पता है कंपेयर टू ऑर्डिनरी पीपल। जो नॉर्मल लोग हैं हमें ये नहीं पता है कि भाई उस टाइम का फार्मर क्या करता था, उस टाइम का ग्रोसर क्या करता था, उस टाइम का मिल्कमैन क्या करता था, हमें नहीं पता है। पर हमें ये पता है राजा महाराजा उस टाइम क्या करते थे, राजा महाराजाओं के नाम पता है। ऐसा क्यों? सो रीजन है द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर्स वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन पैलेसेस फॉर सेंचुरीज। रीजन है कि इनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर्स हैं वो वर केयरफुली प्रिजर्व्ड, उनको संभाल के रखा गया है। ये मतलब जो भी उनका कल्चर था, रूलर्स के बारे में जो भी जानकारी थी उसे सदियों तक संभाल के रखा गया है। Hence we know much more about them, इसीलिए हमें उनके बारे में ज्यादा पता है। Ordinary men and women also painted on pots, walls, floors, clothes, but they did not survive for long. मतलब राजा महाराजाओं के बारे में तो क्या, उनके बारे में बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, मिनिएचर्स ये सब बनते थे तो अपने पैलेसेस में लगवा लेते थे, उसको फ्रेम करवाते थे। तो ये जो अगर फिर समझो राजा महाराजा मर गए, उनकी आगे वाली जनरेशन्स आई तो उनके जो फोटोग्राफ्स या उनके कपड़े इन सब से पता लगता था उनके कल्चर का। पर जो ऑर्डिनरी लोग होते थे, तो जैसे ऑर्डिनरी लोग भी पेंटिंग वगैरह करते थे, औरतें थी, मर्द थे, पॉट्स में, वॉल्स में, फ्लोर में, क्लोथ में, पर ये सब लंबा नहीं टिका। मतलब ये सब इन्होंने क्या मिनिएचर्स वगैरह से ये राजा महाराजा मतलब बस यही एक है कि इनका केयरफुली प्रिजर्व किया गया पैलेसेस में सेंचुरीज तक, सदियों तक इनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रिजर्व की गई पैलेसेस में। सो ये है क्वेश्चन 6। अब देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है व्हाई डिड कॉन्करर्स ट्राई टू कंट्रोल द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी। सो जो कॉन्करर्स होते थे, जो जीत जाते थे, वहाँ जगहों को जीतते थे, राजा महाराजा, मुगल आते थे, मुगल एम्परर्स,
तो जब ये सब जीतते थे उस जगह को, उड़ीसा को जीतने आते थे, तो ये लोग पुरी के जगन्नाथ मंदिर पे क्यों अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे? कॉन्करर्स कौन? जीतने वाले। तो ये लोग जगन्नाथ मंदिर पे, पुरी के जगन्नाथ मंदिर पे अपना हक क्यों जमाते थे? आंसर, द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी गेन इम्पोर्टेंस एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। सो जो ये मंदिर है, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, मतलब वो पिलग्रिमेज, एक तीर्थ स्थान के रूप में बहुत ज्यादा फेमस हुआ। इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज्ड। सो इसकी जो अथॉरिटी थी, इसकी जो मतलब अथॉरिटी मतलब ये जो मंदिर के जो महंत होते थे और मंदिर के जो पुजारी वगैरह, उनको अब जो सोशल मैटर्स, पॉलिटिकल मैटर्स में उनको भी हिस्सा लेने दिया जाता था। Hence conquerors try to establish control over the temple. So जो लोग भी इस जगह को जीतते थे, मतलब जहाँ ये मंदिर था वो जगह जीतते थे, तो ये लोग कोशिश करते थे मंदिर पे भी अपना कब्जा जमाएं। They felt that this would make their rule acceptable to the local people. वो सोचते थे अगर मंदिर की इतनी ज्यादा पहचान है, मंदिर इतना ज्यादा फेमस है लोगों के बीच में, तो अगर ये लोग अगर मंदिर को कंट्रोल कर लेंगे तो मतलब बट ऑब्वियस है कि जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, वो भी इनके अंदर आ जाएंगे, वो भी उनकी बात मानेंगे। तो इसलिए जो भी कॉन्करर्स होते थे, जो भी जीतने वाले होते थे, जो यहाँ पे मंदिरों को आके जीतते थे, मतलब मंदिर नहीं, जो भी इस जगह को आके जीतते थे उड़ीसा को, सो ये लोग पुरी के जगन्नाथ मंदिर को अपने हक में डालने की कोशिश करते थे। वो उसको कॉन्कर करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करते थे ताकि लोग उनकी बात माने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर टेम्पल्स बिल्ट इन बंगाल? कि बंगाल में टेम्पल्स क्यों बिल्ट किए गए? बंगाल में टेम्पल्स क्यों बिल्ट किए गए? Temple buildings in Bengal from the late 15th century gained momentum in the 19th century. So ये जो बंगाल में टेम्पल बिल्डिंग था, सो लोगों को इतना जुनून, इतना मतलब लोग इतने उत्साहित क्यों हुए कि टेम्पल बनाए? सो बंगाल में टेम्पल बनाने का ये जो जज्बा है, ये जो लोगों में जुनून था, ये 15th सेंचुरी के एंड में ये बहुत मोमेंटम गेन किया। मोमेंटम मतलब लोग अभी धड़ल्ले से मंदिर बनवाने लगे, और ये कब तक चला? 19th सेंचुरी तक चला। इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स बिल्ट टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड एफ्लुएंस। ये यहाँ पे जो लोग होते थे, या कुछ लोग या पूरा का पूरा ग्रुप, पूरा समुदाय होता था, वो टेम्पल क्यों बनाते थे जगह जगह? वो दिखाना चाहते थे कि हम कितने पावरफुल हैं, हमारा एफ्लुएंस कितना है, हम कितने एफ्लुएंट हैं, कितने फेमस हैं। Some of the temples got constructed with the support of several low social groups. कई temples तो even low social groups ने भी बनवाए, जो कम जाति के लोग थे वो भी temples construct कराते थे। Some families belonging to these social groups availed of the new economic opportunities with the arrival of European trading companies. With the improvement in their social and economic position, they also built temples to show their status. जो ये लो ग्रुप्स होते थे, जो लो सोशल ग्रुप्स होते थे, जो नीचे आते थे, मतलब जैसे सबसे ऊपर कौन होते थे? सबसे ऊपर होते थे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय। सो सबसे जो नीचे वाले ग्रुप्स होते थे, शूद्र वाले ग्रुप होते थे, तो इन ग्रुप से जब से जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तो ये ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में आई, तो इन्होंने इन लोगों को गोरे काले का भेदभाव था, ये लोग कास्ट से भेदभाव नहीं करते थे, तो ये लोग सबको नौकरियों पे रखते थे। तो ये जो शूद्र कास्ट है, ये जो लो कास्ट है, ये इन लोगों को भी नौकरियां देते थे, तो उनको नौकरियां मिलने लगी। तो ये जो पैसे कमाते थे इन नौकरियों से, तो ये दिखाना चाहते थे कि भाई देखो हम भी प्रॉस्परस हो रहे हैं। तो ये लोग भी मतलब अपनी कमाई से टेम्पल बनाते थे, ये पूरा ग्रुप मिलके टेम्पल्स बनाते थे, और ये दिखाना चाहते थे अपना स्टेटस कि भाई देखो हम लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं। सो टेम्पल बनाना एक अपना स्टेटस दिखाना भी होता था। इवन आप देखोगे, आप मंदिरों में जाते हो
तो आज भी मतलब ये तो बहुत पुरानी बात है, आज भी आप जाते हो किसी भी मंदिर में तो तख्तियों पे नाम लिखे होते हैं अलग अलग लोगों को, भाई इसने इतना दान दिया, इसने इतना दान दिया। तो ये क्या है, ये वो लोग हैं जो दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो हम इतना स्टेटस रखते हैं, और सच में इन लोगों के पास इतना पैसा होता भी है। सो ये एक तरह से अपना स्टेटस दिखाने का तरीका है, मंदिरों में अपना नाम लिखवाना। The local deities once worshipped in the thatched huts in villages were now gained recognition of Brahmins. So ये जो साधु महाराज होते थे जो अपनी झोपड़ियों में, थैचर मतलब घास फूस की झोपड़ियों में अपने गांव में खाली पूजा पाठ करते थे, अब उनको नाम उनको ब्राह्मण कहा गया। This recognition shifted them from the thatched huts to brick built temples. So ये इस जान पहचान की वजह से ये लोग अब झोपड़ियों से मंदिरों में आ गए, मतलब अब वो मंदिरों में आके बैठने लगे। सो इस तरह से बंगाल में मंदिर बहुत बने, मतलब 15वीं सेंचुरी से 19वीं सेंचुरी तक बने। लोग अपना पावर दिखाने के लिए मंदिर बनवाते थे, लो सोशल ग्रुप्स भी बनवाते थे। लो सोशल ग्रुप्स को अभी कमाई होने लगी तो वो लोग अपनी कमाई दिखाने के लिए मंदिर बनाने लगे, स्टेटस दिखाने के लिए। ब्राह्मण अभी गांव की झोपड़ियां छोड़ के मंदिरों में आके बसने लगे। ठीक है, सो ये था सो दिस वाज द 8th नंबर। सो इसी के साथ हमने हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हम देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शंस, एमसीक्यूज देखते हैं, और ये भी आपको अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं विद ऑप्शंस एंड विद आंसर्स। फर्स्ट नंबर है विच वन इज नॉट अ क्लासिकल डांस। इनमें से क्लासिकल डांस कौन सा नहीं है? नॉट भरतनाट्यम ए या बी ओडिसी, सी भांगड़ा या डी कथकली। सो आपको याद होगा हमने इस चैप्टर के अंदर कथक पढ़ा था और फिर हमने एक बॉक्स था उसके नीचे, उसमें सबके क्लासिकल डांसेस थे, 6 क्लासिकल डांसेस के नाम लिखे थे। सो उसमें भांगड़ा का नाम नहीं था। सो भांगड़ा इज नॉट अ क्लासिकल डांस। सो भांगड़ा। सेकेंड, कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस ऑफ ब्लैंक। सो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस किसका है? ए केरला, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश या डी वेस्ट बंगाल। सो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस किसका है? सो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस कौन से स्टेट का है? सो कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। When the मुगल अंपायर डिक्लाइंड मैनी पेंटर्स। जब मुगल अंपायर गिर गया, मतलब मुगल डिक्लाइन इन द सेंस मुगल अंपायर को दूसरे राजाओं ने आके जीत लिया। मुगल अंपायर की जब दुर्गति हो रही थी, मुगल अंपायर गिर रहा था, अब मुगल अंपायर का इतना बोलबाला नहीं था, तो मुगल टाइम के पेंटर्स थे वो क्या करा, उन्होंने क्या किया? सो मैनी पेंटर्स ए मूव्ड आउट टू द कोर्ट्स ऑफ इमर्जिंग रीजनल स्टेट्स। वो दूसरे रीजनल स्टेट्स के कोर्ट्स में चले गए। इंगेज देमसेल्व्स इन अदर एक्टिविटीज, कोई और काम ढूंढ लिया। बिकम एग्रीकल्चरलिस्ट, पेंटर्स एग्रीकल्चर मतलब फार्मर बन गए, खेती बाड़ी करने लगे। डी नन ऑफ दीज। सो जब मुगल अंपायर गिरा तो बहुत सारे पेंटर्स कहाँ चले गए? मूव्ड आउट टू द कोर्ट्स ऑफ द इमर्जिंग रीजनल स्टेट्स। सो वो कहाँ चले गए? जो रीजनल स्टेट्स थे उनके कोर्ट्स में चले गए। फोर्थ नंबर, द अर्लीस्ट मिनिएचर्स वर रिटन ऑन ब्लैंक। जो शुरू के मिनिएचर्स होते थे, जो शुरू की छोटी छोटी पेंटिंग्स होती थी, किस में बनाई जाती थी वो? ए कोर्स पेपर, कोर्स मतलब रफ पेपर पे, एकदम खुरदुरे पेपर पे। आर्ट पेपर, किसी आर्ट पेपर पे। सी बार्क ऑफ द ट्री पे, ट्री की छाल पे, या डी पाम लीव्स, पाम ट्री के पत्तों पे। सो मिनिएचर पेंटिंग शुरू में किस पे बनाई जाती थी? सो वो बनाई जाती थी पाम लीव्स पे। फिफ्थ, कथक्स वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ। कथक्स कौन लोग थे, किनकी कास्ट थी? ए स्टोरी राइटर्स, बी स्टोरी टेलर्स, सी सिंगर्स और डी डांसर्स। तो कथक कौन थे, किसकी जाति थी कथक? सो कथक जाति थी
स्टोरी टेलर्स की। ये लोग क्या करते थे, अपने डांस से स्टोरी सुना देते थे। सो कथक वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स। व्हाट आर विहार्स? विहार्स क्या होते हैं? ए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, बी टूरिस्ट प्लेसेस, सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या डी हेल्थ सेंटर्स। सो विहार्स किसे कहा गया है? विहारास कहा गया है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को। जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उनके तीर्थ स्थल को विहार कहा गया, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को। सो 6th का ए। ठीक है, सो ये हुआ हमारा MCQs। अच्छा, अब देखते हैं। तो ये थे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये लिखने हैं आपको नोटबुक में विद ऑप्शंस एंड विद करेक्ट आंसर्स। अब देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। सो आपको ब्लैंक्स भरनी है। सो फर्स्ट नंबर है, द ब्लैंक आर ऑफन रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान। सो पहला है कि कौन याद रखा गया या किसे पहचाना गया जिन्होंने राजस्थान के कल्चर में कंट्रीब्यूट किया। फिर से देखो, द ब्लैंक आर ऑफन रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान। जो राजस्थान का अलग ही कल्चर है, हम राजस्थान को आज एक अलग ही कल्चर मानते हैं। किन के कारण, किन्होंने राजस्थान के कल्चरों को एक अलग ही पोजीशन दिलवाई। सो कौन थे वो? राजपूत्स। ठीक है, सो राजपूत्स का एक अलग ही कंट्रीब्यूशन रहा है राजस्थान के कल्चर में। सो आंसर है इसका, मैं यहाँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप नोटबुक में स्पेस क्रिएट कर लेना। मैं इसका आंसर यहाँ लिखती हूँ, राजपूत्स। नेक्स्ट है, ओडिसी इज अ पॉपुलर क्लासिकल डांस ऑफ। ओडिसी किसका पॉपुलर क्लासिकल डांस है? सो ओडिसी कहाँ का, किस राज्य का, किस स्टेट का पॉपुलर क्लासिकल डांस फॉर्म है? सो ऑब्वियसली ओडिसी वर्ड कहाँ से आया? ओडिशा से आया। सो ओडिशा। ठीक है। थर्ड, द मुगल एम्परर्स अकबर ब्लैंक एंड ब्लैंक पैट्रोनाइज्ड हाईली स्किल्ड पेंटर्स। सो किन किन मुगल एम्परर्स ने इन पेंटर्स का, जो बहुत ही हाईली स्किल्ड पेंटर्स थे, उनको पैट्रन किया, उनकी मतलब उनकी देखभाल की या उनको इज्जत बख्शी, मतलब इज्जत करते थे, उनका एक अलग स्टेटस रखते थे, मतलब उनको रिस्पेक्ट करते थे पेंटर्स को। सो कौन कौन मुगल एम्परर्स ने हाईली स्किल्ड पेंटर्स की रिस्पेक्ट की? सो अकबर एंड दूसरे कौन थे? दो कौन थे? जहांगीर थे और शाहजहां। सो कौन से दो मुगल एम्परर थे अकबर के अलावा? सो जहांगीर और शाहजहां। ठीक है, सो जहांगीर और शाहजहां थे, उन्होंने, ये मुगल एम्परर्स थे जिन्होंने पेंटर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। फोर्थ, द कल्ट ऑफ ब्लैंक बिकेम वेरी पॉपुलर एंड देयर श्राइन्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल। सो कौन सी समुदाय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, कौन सा समुदाय बहुत पॉपुलर हुआ और उसके जो टेम्पल्स थे बंगाल में जगह जगह पाए जाने लगे। सो कौन सा समुदाय बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ? कल ही हमने पिछले ही लेक्चर में बंगाल के बारे में पढ़ा था। सो कौन सा समुदाय फेमस हुआ? द कल्ट ऑफ पीर। सो इसका आंसर है पीर। नेक्स्ट है, द टेम्पल्स ऑफ बंगाल वर यूजुअली बिल्ट ऑन अ स्क्वायर ब्लैंक। सो जो टेम्पल्स होते थे बंगाल के, ये स्क्वायर किस पे बनाए जाते थे? वो बनाए जाते थे एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप प्लेटफॉर्म होता था। सो स्क्वायर प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है 6th, बंगाल लिटरेचर कंटेन्स सेवरल रेफरेंसेस टू।
अगर आप बंगाल का लिटरेचर देखो, बंगाल की पोयम्स, स्टोरीज, ये सब कुछ देखो, तो आपको किन चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा, किन चीज़ों का रेफरेंस आएगा घड़ी घड़ी। सो ये भी हमने कल बहुत ध्यान से पढ़ा था, किन चीज़ों का रेफरेंस आएगा आपको बंगाली का जब आप लिटरेचर, पोयम्स या स्टोरीज पढ़ोगे या शॉर्ट स्टोरीज पढ़ोगे, तो इनकी बुक्स पढ़ोगे तो एक चीज़ घड़ी घड़ी आएगी, वो है फिश। ठीक है, सो फिश का घड़ी घड़ी रेफरेंस होगा इनकी बुक्स में, क्योंकि फिश इनकी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। 7th, धर्म ठाकुर इज अ पॉपुलर रीजनल ब्लैंक ऑफन वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लैंक और अ पीस ऑफ वुड। सो धर्म ठाकुर, सो धर्म ठाकुर कौन है? धर्म ठाकुर इज अ पॉपुलर रीजनल, मतलब धर्म ठाकुर पॉपुलर रीजनल कौन थे? मतलब किसी रीजन के पॉपुलर कौन थे? सो कौन थे वो? एक डेइटी थे, एक देवता के रूप में पूजे जाते थे। डेइटी मतलब देवता के रूप में पूजे जाते थे। डेइटी ऑफन वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लैंक, तो उनको एक उनकी स्टोन की मूर्ति बना के उनको पूजा की जाती थी, या पीस ऑफ वुड, या उनको लकड़े के रूप में पूजा की जाती थी। सो स्टोन और पीस ऑफ वुड, सो स्टोन। सो ये है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सो राइट ईच वन ऑफ देम इन योर नोटबुक। हम ये 7 ब्लैंक्स हैं एंड आपको हर फिल इन द ब्लैंक लिखना है एंड जस्ट फिल द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स भी आपको भरनी है। सो अब देखते हैं आगे। सो बच्चों ट्रू फॉल्स देखते हैं। फर्स्ट नंबर, द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स वाज रिलेटिवली वीक इन ईस्टर्न बंगाल। सो जो ब्राह्मणों का इन्फ्लुएंस था, जो ब्राह्मणों की मतलब जो ब्राह्मणों का एक होल्ड था, जो ब्राह्मणों का इज्जत था, वो ईस्टर्न बंगाल में कुछ वीक था। सो इज इट ट्रू और फॉल्स? तो यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। जो ब्राह्मणों का इन्फ्लुएंस था वो ईस्टर्न बंगाल में कम था। सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड, The Kolu and the Kansari belongs to low social groups. So जो ये कोलू ग्रुप है, जो कंसारी ग्रुप है, वो लो सोशल ग्रुप्स में आते थे। जो कम जाति के ग्रुप्स थे वो कहलाते थे कोलू और कंसारी। सो इज इट ट्रू और फॉल्स? सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। Third, the Naths were ascetics who engaged in a variety of yogic practices. So जो नाथ होते थे, नाथ ऋषि होते थे, ऋषि मुनि होते थे, जो बहुत ज़्यादा योगा वगैरह करते थे। नाथ जो जात थी वो योगा, ऋषि मुनि होते थे। एस्केटिक्स मतलब ऐसे साधु वगैरह होते थे जो कि बहुत ज़्यादा योगा वगैरह, योगिक प्रैक्टिसेस करते थे, योगा से भगवान की आराधना करते थे। So is it a true statement or a false statement? So it is a true statement. Fourth, the legends of Radha Krishna were enacted in folk plays called Prahas Leela. So राधा कृष्ण की जो कहानियां हैं, सो वो कहानियां अलग अलग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उन्हें प्राहस लीला कहा जाता था। राधा कृष्ण की जो कहानियां होती थी, सो नो, उन्हें प्राहस लीला नहीं कहा जाता था। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फिफ्थ, 7 classical forms of dance have been recognized in the country after independence. क्या इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री में डांस के 7 क्लासिकल फॉर्म्स को पहचाना गया है? डांस के 7 क्लासिकल फॉर्म्स को क्लासिफाई किया गया है आज़ादी के बाद। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। 7 को नहीं किया गया, सो फॉल्स। यहाँ आपको मैं टास्क देती हूँ, यहाँ प्राहस लीला की जगह क्या आएगा वो आपको बताना है। यू हैव टू राइट इट द करेक्ट आंसर। आप मेरे को व्हाट्सएप तो करने ही वाले हैं। एंड यहाँ 7 की जगह क्या आएगा वो भी आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। 6th नंबर है, भरतनाट्यम इज अ पॉपुलर क्लासिकल डांस ऑफ केरला। सो क्या भरतनाट्यम
पॉपुलर क्लासिकल डांस फॉर्म है केरला का. सो इज इट अ पॉपुलर क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला? इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स. भरतनाट्यम केरला का पॉपुलर डांस फॉर्म नहीं है. सो दिस इज अ फॉल्स थिंग. सो आपको मुझे बताना है कि सही क्या है क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला. या भरतनाट्यम कौन से स्टेट का है या केरला का कौन सा डांस फॉर्म है, कुछ भी कर सकते हो. ठीक है. सो 3 ट्रू है एंड 3 है फॉल्स. सो दीज आर ट्रू और फॉल्स. अब देखते हैं आगे. सो बच्चों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. मैच ए विद बी. सो कॉलम ए में लिखा हुआ है घरानास, रसमंजरी, मंगल काव्यस, कंसारी और 5th है जगन्नाथ. और कॉलम बी में लिखा हुआ है ऑस्पिशियस पोएम्स, बेल मेटल वर्कर्स, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, भानु दत्ता और ई है ट्रेडिशंस. सो इसे करना है आपको मैच. सो मे जस्ट टेक अ सेकेंड, पॉज द वीडियो, ट्राई टू मैच देम बाय योर सेल्फ. नाउ मैं आपको आंसर्स बताती हूँ. सो व्हाट इज द आंसर फॉर घरानास? सो घरानास का आंसर है ई ट्रेडिशंस. सो घरानास क्या होते थे? ट्रेडिशंस होते थे, रीति रिवाज, उन्हें घराना कहा जाता था. रसमंजरी क्या था? सो रसमंजरी था डी. रसमंजरी किसके साथ मैच होगा? भानु दत्ता के साथ. 3 मंगल काव्यस. तो मंगल काव्यस क्या? मंगल मतलब पवित्र, ऑस्पिशियस. काव्यस मतलब पोएम्स. तो मंगल काव्यस मतलब ऑस्पिशियस पोएम्स. तो वो मैच होगा ए के साथ. इसके बाद कंसारी. सो कंसारी मतलब, कंसारी उनको बोला जाता था जो बेल मेटल वर्कर्स होते थे, जो घंटियां बजाते थे, उन्हें कंसारी कहा जाता था. जगन्नाथ. जगन्नाथ मतलब जग मतलब वर्ल्ड, नाथ मतलब दुनिया का मालिक, मतलब नाथ मतलब मालिक. सो लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का मालिक. सो ये किसके साथ मैच होगा? सी के साथ, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड. सो करेक्ट आंसर्स क्या हैं? ई, डी, ए, बी, सी. ठीक है. सो क्या है करेक्ट आंसर्स? ई, डी, ए, बी, सी. ठीक है. सो दीज आर द करेक्ट आंसर्स. बच्चों अभी जो हमने अभी मैच द फॉलोइंग डिस्कस किए वो भी लिखने हैं आपको आपकी नोटबुक में ही. सो अब हम कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. सो फर्स्ट नंबर है हु वॉज अनंत वर्मन. अनंत वर्मन कौन थे? अनंत वर्मन वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द गंगा डायनेस्टी इन द 12th century. 12वीं सदी के सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर थे गंगा डायनेस्टी के. जो गंगा साम्राज्य था, गंगा साम्राज्य के बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर थे अनंत वर्मन. क्वेश्चन 2. Whom did King Anang Bhim III dedicate his kingdom to? What did he proclaim himself? किंग अनंग भीम 3 ने अपना राज्य किसे डेडिकेट किया, किसको समर्पित कर दिया, किसको दे दिया, किसे उसने कहा कि मेरा राज्य इसका ही है, और वो खुद को क्या मानता था, खुद को उसने क्या घोषित किया. प्रोक्लेम मतलब उसने खुद के लिए क्या अनाउंसमेंट किया. सो किंग अनंग भीम 3 डेडिकेट हिज किंगडम टू द पुरुषोत्तम जगन्नाथ. सो उसने अपना किंगडम जगन्नाथ भगवान को समर्पित कर दिया, पुरुषोत्तम जगन्नाथ को समर्पित कर दिया. एंड प्रोक्लेम्ड, और उसने डिक्लेयर किया हिमसेल्फ एज द डिप्यूटी ऑफ गॉड. उसने कहा मैं तो भगवान का एक डिप्यूटी हूँ, मैं भगवान का एक मैसेंजर मात्र हूँ. और उसने अपना राज्य जगन्नाथ भगवान को डेडिकेट करा. सो ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस, ये भी लिखने हैं आपको नोटबुक में. क्वेश्चन 3. व्हाट वाज कॉल्ड राजपूताना बाय द ब्रिटिश. ब्रिटिशर्स किस चीज को राजपूताना कहते थे?
So answer is in the 19th century the region that constitutes most of the present day Rajasthan was called Rajputana by the British. So 19th century के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे वो जो आज हम राजस्थान बोलते हैं उस एरिया को वो लोग राजपूताना बोलते थे उस टाइम। कारण ये था कि वहां पे राजपूत ज्यादा रहते थे तो ब्रिटिशर्स ने उसका नाम राजपूताना रख दिया था। क्वेश्चन 4, हाउ आर द राजपूत रूलर्स मोस्ट डिस्टिंक्टिव, मतलब राजपूत रूलर्स जो राजपूत शासक थे वो सबसे अलग क्यों थे? डिस्टिंक्टिव मतलब क्या चीज उन्हें सबसे अलग बनाती थी? आंसर, द राजपूत रूलर्स वर द एपोस्टल्स ऑफ ब्रेवरी। एपोस्टल मतलब बहादुरी का एक प्रतीक थे, बहादुरी का एक मतलब उनको वो माना जाता था कि यही लोग बहादुरी का भाई प्रतीक है, यही सिंबल है बहादुरी का, ब्रेवरी का। अपोस्टल्स ऑफ ब्रेवरी। दे फॉट वेलियंटली, वेलियंटली मतलब पूरी निडरता से लड़ते थे, बिना डर के वो लड़ते थे बहादुरी के साथ। एंड ऑफन चोज डेथ ऑन द बैटलफील्ड रादर देन फेस डिफीट। राजपूत जो होते थे बैटलफील्ड पे मतलब वो जहां लड़ने जाते थे वहां मर जाते थे पर हार के नहीं आते थे, मतलब हारना पड़े उससे पहले वो मरना पसंद करते थे। हारने से उनको हारने से खराब कुछ नहीं लगता था, सो सोचते थे हारने से मरना बेटर है, सो वो मौत को गले लगा लेते थे बैटल फील्ड पे। क्वेश्चन 5, डिफाइन द टर्म कथक। कथक का मतलब क्या है? द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा। कथक शब्द कहाँ से आया? कथा से आया। अ वर्ड यूज्ड इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस फॉर द स्टोरी। कथक वर्ड आया कथा से, और ये जो शब्द है संस्कृत में यूज होता है और बाकी लैंग्वेजेस में यूज होता है स्टोरी लिखने के लिए या बताने के लिए। सो हम कथा बोलते हैं, भाई हम कथा में गए थे। सो कथा क्या होता है? कथा एक संस्कृत शब्द है जो कि स्टोरी, भाई कोई स्टोरी के लिए कथा वर्ड, भाई हम स्वामीनारायण की कथा सुनने जा रहे हैं, सो कथा मतलब स्टोरी। सो कथक टर्म इन्हीं से आया। कथक कास्ट थी, स्टोरी टेलर्स की कास्ट थी, और कथा मतलब स्टोरी। क्वेश्चन 6, हु वर कथक्स। कथक कौन थे? अभी अभी मैंने बात की कथक कौन थे। सो कथक थे, कथक वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया हु ब्यूटिफाइड देयर परफॉर्मेंसेस विद जेस्चर्स एंड सॉन्ग्स। सो जो कथक्स थे वो ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स थे, मतलब वो स्टोरी बोलते थे इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में वो स्टोरी टेलर्स थे, उनकी कास्ट थी जो अपने परफॉर्मेंसेस को सुंदर बनाते थे, अलग अलग जेस्चर से, अलग अलग मतलब उनके जो मुद्राएं होती थी, सॉन्ग्स होते थे, सो अपनी स्टोरीज को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते थे नाच गा के। क्वेश्चन 7, सो 7th है, वेयर डिड कथक डेवलप। कथक कहाँ डेवलप हुआ? कथक की तरक्की कहाँ हुई? सो कथक डेवलप्ड इन द कोर्ट्स ऑफ राजस्थान, जयपुर एंड लखनऊ। सो कथक की तरक्की कहाँ हुई, मतलब कथक बहुत ज्यादा कहाँ परफॉर्म किया जाने लगा? राजस्थान के कोर्ट्स में और लखनऊ में। अंडर हुज पैट्रोनेज डिड कथक ग्रू इनटू मेजर आर्ट फॉर्म। सो किसके अंडर कथक एक मेजर आर्ट फॉर्म की तरह फेमस हुआ? किसके अंडर? सो कथक grew into major art form under the patronage of वाजिद अली शाह, the last नवाब of अवध। सो कथक को किसका सहारा मिला, मतलब कथक को किसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कथक डांस फॉर्म को? सो कथक को वाजिद अली शाह ने बहुत सपोर्ट किया था, वो था लास्ट नवाब ऑफ अवध। क्वेश्चन 9, what are miniatures? What do you mean by miniatures? So miniatures are small sized paintings
जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लोथ और पेपर। सो मिनिएचर्स छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं जो कहाँ की जाती हैं, वाटर कलर से की जाती हैं, कपड़े पे की जाती हैं या पेपर्स पे की जाती हैं। क्वेश्चन 10, व्हाट डिस्टिंग्विश्ड कांगड़ा पेंटिंग फ्रॉम द पेंटिंग्स। सो कांगड़ा पेंटिंग को रेगुलर पेंटिंग से क्या चीज अलग बनाती है, कांगड़ा पेंटिंग और रेगुलर पेंटिंग में क्या डिफरेंस है। सो आंसर, सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग कूल ब्लूज एंड ग्रीन्स एंड अ लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्टिंग्विश्ड कांगड़ा पेंटिंग फ्रॉम अदर पेंटिंग्स। सो सॉफ्ट कलर्स मतलब हल्के हल्के कलर्स जो यूज होते थे जैसे ब्लू ग्रीन ऐसे कलर्स, और लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स मतलब थीम्स भी एकदम ऐसे लिरिकल टाइप, लिरिकल मतलब थोड़ी सी ऐसे मतलब स्पिरिचुअल टाइप, और ऐसे थीम्स कुछ हटके से होती थी। डिस्टिंग्विश कांगड़ा पेंटिंग फ्रॉम अदर पेंटिंग। सो रेगुलर पेंटिंग से कांगड़ा पेंटिंग को उसकी थीम और उसके कलर्स ब्लू और ग्रीन कलर्स अलग बनाते थे। 11th नंबर है, ऑन व्हाट ऑब्जेक्ट्स डू वी फाइंड पेंटिंग्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। अगर आपको जो आम आदमी है, पिछले ज़माने में आम आदमी की अगर पेंटिंग ढूंढनी है तो आप किन किन चीज़ों पे देख सकते हो उसकी पेंटिंग। सो वी फाइंड पेंटिंग्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ऑन पॉट्स, वॉल्स, फ्लोर्स और क्लोथ। हमें कहाँ कहाँ आम आदमी की पेंटिंग कहाँ कहाँ मिलेगी, मटकों पे, दीवारों पे, फ्लोर्स पे और कपड़ों पे। क्वेश्चन 12, हु वर द नाथ्स। नाथ्स कौन थे। सो द नाथ्स वर द एस्केटिक्स हु इंगेज्ड इन अ वैरायटी ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। सो नाथ कौन थे, वो सारे ऋषि मुनि थे, वो सारे साधु लोग थे जो योगा से भगवान की आराधना करते थे। 13th नंबर, Why was the second category of early Bengali literature not written down? हमने पढ़ा कि बंगाली लिटरेचर दो कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है। तो जो सेकंड कैटेगरी का जो लिटरेचर है, पहली कैटेगरी तो लिखी गई थी सारा लिटरेचर, दूसरी कैटेगरी क्यों नहीं लिखी गई। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द अर्ली बंगाली लिटरेचर वॉज सर्क्यूलेटेड ओरली, मतलब ये ओरली बोली जाती थी, भाई मैंने आपको सुनाया आपने किसी और को सुनाया, वैसे ओरली, एंड देयरफॉर इट वॉज नॉट रिटन डाउन। सो ये ओरली बोलते थे, एक दूसरे को ओरली बताते थे और इसे लिखते नहीं थे। 14th नंबर, व्हाट आर द चीफ फूड आइटम्स ऑफ द बंगालीज। बंगालियों का चीफ फूड आइटम क्या है, बंगालियों का मेन खाना क्या है। सो ये तो सबको पता है, आंसर है राइस एंड फिश। Rice and fish are the chief food items of the Bengalis. Next question, 15th number. What do terracotta plaques on the walls of temples and viharas depict? जो टेराकोटा प्लेक्स होते थे टेम्पल की दीवारों पे, जो टेराकोटा प्लेक्स होते थे, टेराकोटा प्लेक्स का मतलब क्या होता है, टेराकोटा की जो तख्तियां होती थी, टेराकोटा मतलब एक तरह की मिट्टी, उसकी जो तख्तियां होती थी टेम्पल की दीवारों पे, और विहार्स होते थे, ये दोनों क्या दर्शाते थे, क्या दिखाते थे। दे डेपिक्ट सीन्स ऑफ फिश बीइंग ड्रेस्ड एंड टेकन टू द मार्केट इन बास्केट्स। सो अगर आप दीवारों पे देखो, मंदिरों की दीवारों पे और विहारों के उनकी दीवारों पे देखो तो आपको सीन्स, अलग अलग सीन्स दिखाई देंगे जिसमें फिश, तैयार की हुई फिश होती है, एकदम ड्रेसअप फिश होती है, जिसको बास्केट में रख के मार्केट ले जा रहा है, वैसी पेंटिंग दिखाई जाती थी। सो इस तरह से टेराकोटा प्लेक्स पे ये दिखाया जाता था। 16th नंबर, Why were बंगाल ब्राह्मण्स अलाउड टू ईट फिश। वैसे कहा जाता है ब्राह्मण जो होते हैं प्योर वेजिटेरियन होते हैं, सो पर जो बंगाल के ब्राह्मण हैं उन्हें फिश खाने की छूट है, क्यों। सो द बंगाल ब्राह्मण्स वर अलाउड टू ईट फिश बिकॉज फिश वॉज द मेन आइटम इन द लोकल डाइट। सो उनकी जो लोकल डाइट है, उनकी जो डाइट है, जो उनके प्रांत की जो डाइट है उसमें फिश मेन है, सो इसलिए उनका मेन आइटम है
बंगाल ब्राह्मण्स को फिश अलाउ किया जाता था। सो 17th लास्ट, व्हाट इज द ब्रह्म धर्म पुराण? ब्रह्म धर्म पुराण कहाँ है? एक्चुअली उसी में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण फिश खा सकते हैं। सो इट इज अ 13th century संस्कृत टेक्स्ट फ्रॉम बंगाल। बंगाल की 13वीं सदी की संस्कृत टेक्स्ट है। ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर। आज मैंने जो भी डिस्कस किया, जितना भी डिस्कस किया, एक एक चीज यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक and बहुत neatly you have to write it each and everything and just WhatsApp me the entire thing. Thank you.